हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घटना चक्र से यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। 8 सेट में पहले ही करवा चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। और इसके बाद एक सेट और रहेगा। 10 सेट का ये पूरा टो सीरीज है और यह आपके लिए पीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहा जा रहा है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है। गांधी जी ने अपनी माता किस ग्रंथ को कहा है? तो यह कहा है उन्होंने किसको? ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता को। भगवत गीता को गांधी जी ने क्या कहा है? उनको अपनी माता कहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो ये वेनसांग था ये सम्राट हर्ष के समय में भारत आया था वेनसांग। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो जो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये देखिए, ये सूची है और इसको मिलाना है और इसको फिर आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले ये कह रहा है कुंभा, परुशली, सदानीरा और सुतुद्री ये वैदिक नदियां हैं और इनका आधुनिक नाम क्या है? ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसका आधुनिक नाम है तो जो ए है, कुंभा का अभी नाम जो है वह है काबुल। ठीक है, फिर पुरुषुड़ी का नाम जो है इसी को अभी हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। और जो सदानीरा है इसी को गंडक कहा जाता है और सुतुद्री को सतलुज कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा सही ऑप्शन क्या बनेगा? सही ऑप्शन बनेगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यह है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? यानी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए, सुमेलित क्या करना है? महात्मा गांधी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खां और वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो है ये लाल कुर्ती से संबंधित हैं। ठीक है, और ये जो है महात्मा गांधी दांडी मार्च से संबंधित हैं, वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से और जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये लाहौर में कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग किया था इन्होंने अधिवेशन में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1 बनेगा, 4 बनेगा और उसके बाद 2 और 3। तो हम लोग देखेंगे कि 1 4 2 3 किस में है। तो देखेंगे 1 4 2 3 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो 9वें का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह क्या सही होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फिर मिलान करना है। भारत शासन अधिनियम ये तो 1935 ही है। क्रिप्स प्रस्ताव ये है 1942 में आया था, है ना। और उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका है अगस्त प्रस्ताव, ये है 1940 में। ठीक, और वेवेल योजना जो है ये 1945 की है। तो इसका आंसर क्या बना? 1 बनेगा, 4 बनेगा, 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं? तो यानी सदाबहार जो वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कहाँ? भूमध्य रेखी क्षेत्र में। ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है या वलित पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो भारत में जो पीर पंजाल है ये भारत में स्थित है। आइए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से हमको मिलाना है, और इसमें हम क्या मिलाना है? जबलपुर, ठीक है, जबलपुर, पेरिस, लंदन और लाहौर, यानी कौन सा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तो 15 में क्या हो जाएगा? जो जबलपुर है वह कहाँ है? वह नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है, और लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे है, और लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे है। तो हमारा बनेगा क्या? 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहा जा रहा है नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? जो जीएसटी परिषद है उसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 33 सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18। एसईजेड का पूर्ण रूप क्या है? तो एसईजेड का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर बी। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र को एसईजेड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? तो कौन सी एजेंसी नहीं है? तो आरबीआई जो है यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग का काम नहीं करती है, ये बैंकों का बैंक है। अब बाकी जो है क्रिसेल है, आईसीआरए है और सीएआरए केयर, ये चारों जो है यहाँ पे रेटिंग एजेंसियाँ हैं, ये तीनों, लेकिन आरबीआई नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को अगर हम लोग क्या कहते हैं उसको कहा जाता है निजीकरण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1985 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। कितने दिन? तो 23 में होता है बी। 60 दिन तक अगर कोई सदस्य लगातार अनुपस्थित रहेगा तो वो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो ये किसके तहत, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो ये किसके द्वारा मिला है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या कहा जा रहा है? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो पंचायती राज है इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? 73वां संविधान संशोधन। आइए क्वेश्चन नंबर 26। न्यूटन के पहले नियम को खाली जगह भी कहा जाता है। तो जो न्यूटन का पहला नियम है उसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 27। सोल्डर किन दो धातुओं से बना हुआ मिश्र धातु है? तो जो सोल्डर बना हुआ किसका? शीशा और टिन का, यानी टिन और शीशा का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28। मिलान करना है सिरका, संतरा, इमली, खट्टा दूध, ठीक है ना। तो देखिए सिरका जो होता है वह एसिटिक एसिड होता है, सिरका एसिटिक एसिड होता है ना, और संतरा जो होता है वो होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, और खट्टा दूध जो होता है वह लैक्टिक एसिड होगा, और इमली जो होगा वह टार्टरिक अम्ल होगा। तो क्या होगा? 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए। तो 28 में क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? तो कितने स्वदंत होते हैं? तो ये होते हैं 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी ये कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर पॉइंट किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि एनर्जी यहीं पे जनरेट होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सी संख्या 2, 5 और 10 से विभाज्य है? यानी 2, 5 और 10 का हम लोग क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, उसी का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या होगा? 19400। चलिए
यदि किसी भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और भिन्न के हर को 150% तक बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/25 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताइए। तो देखिए आप इसको ऐसे समझिएगा कि अगर ये x है बाई y है, तो अगर अंश को 200% बढ़ाया जा रहा है ना, तो 100% तो है ही है, तो 200% और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 300%। ठीक है। फिर देखिए हर को, भिन्न के हर को 150% बढ़ाया जा रहा है, तो 150% बढ़ाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, 250% हो जाएगा। ठीक है। और ये बराबर हो जा रहा है 9/35। ठीक। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर देंगे, यानी 250 यहाँ आ जाएगा 9 के बगल में और 300 नीचे आ जाएगा, यानी हम क्या निकालेंगे, x/y = 9/35 इंटू 250/300। ठीक है। तो ये देखिए 0 से 0 कट गया और क्या बचा, ये 5 से काट दें, 5 × 5 = 25 और 5 × 7 = 35 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया और 3 × 10 = 30 हो गया, 5 × 2 = 10 हो गया। तो बचा क्या, 3/14, 3/14, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 3/14 इसका आंसर आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में जो सही होगा वह क्या सही होगा, वह सही होगा डी, यानी 2। ऑप्शन नंबर 33 में डी नहीं होना चाहिए, 33 में होना चाहिए बी। ठीक है। फिलहाल इसको हम लोग देखेंगे कहीं सेपरेट वीडियो में, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए बी। चलिए 34। एक कक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां हैं। 40% लड़कों और 60% लड़कों ने परीक्षा उत्तीर्ण किया। कुल विद्यार्थियों में से फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत 2 दशमलव के स्थानों तक बताइए। तो 34 में क्या हो जाएगा, 51.43, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। ABC का औसत वजन 55 किग्रा है। C का भार A से 10 किग्रा और B से 5 किग्रा अधिक है। यदि D का भार C से 19 किग्रा अधिक हो तो ABCD का औसत भार कितना है। तो ABCD का जो औसत भार आएगा वो कितना आएगा, 61 kg। चलिए अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो 36 में क्या होगा, दुराग्रही। ठीक। फिर देखिए इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। तो गलत युग्म इसमें क्या है, इसमें गलत युग्म दक्षिण का होता है वाम, विधि का होता है निषेध, ठीक है ना, और बर्बर का होता है सभ्य, लेकिन उद्यम का निरुद्यम उल्टा नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो कलेजे पर सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या से जल उठना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है, यह बाण का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है। तो मनोयोग शब्द में जो संधि है वह है विसर्ग संधि। उसके बाद ये पैसेज है, पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे और उसका आंसर देखेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का जो ऑप्शन सही होगा वह होगा क्या, ए। क्वेश्चन नंबर 42 में जो सही होगा वह होगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या सही होगा, क्वेश्चन नंबर 42 में सही होगा डी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43 में होगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 में सी और क्वेश्चन नंबर 45 में जो होगा वह होगा ए। ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आइए क्वेश्चन नंबर 46 में ये 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको अरेंज करना है। दुनिया, गेटवे ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, एशिया और भारत। तो 46 में जो होगा वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, गेटवे ऑफ इंडिया। सबसे छोटी जगह गेटवे ऑफ इंडिया से आपने इंटर किया, ठीक है ना, 3। उसके बाद क्या किया, 2, यानी गेटवे ऑफ इंडिया से जब आप इंटर करेंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, मुंबई में। और फिर वहाँ ये मुंबई कहाँ है, ये मुंबई है महाराष्ट्र में, तो यानी ये हो गया 3। फिर उसके बाद हम लोग क्या पहुँच जाएंगे, महाराष्ट्र के पहुँचने के बाद आ जाएंगे भारत की बात करने लगेंगे, और भारत के बाद कहाँ चले जाएंगे, एशिया की बात करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, दुनिया। ठीक है। यानी छोटे से हम लोग बड़े की तरफ जा रहे हैं, आरोही से अवरोही की तरफ जा रहे हैं, छोटे से बड़े क्रम की तरफ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर
47 में कहा जा रहा है कि डी सी का पुत्र और ई का भाई है और ई एफ की भतीजी है, सी बी की बहन है और ए की आंटी है। बी के पिता के 2 बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। यदि ए एफ का पुत्र है तो सी का एफ से क्या संबंध है? तो सी का एफ से क्या संबंध है? तो सी जो है एफ की भाभी है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है, अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? तो साल जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त हो जाता है, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो क्या 2018 लीप ईयर है? तो 2018 लीप ईयर नहीं है, तो ये सोमवार को शुरू हुआ है तो सोमवार को ही समाप्त हो जाएगा। तो 48 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 49। एक निश्चित कूट में 458 को सी इज गुड के रूप में लिखा जाता है और 742 को दैट इज काउ के रूप में लिखा जाता है और 841 को गुड इज बैड के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में कौन सी संख्या बैड शब्द को दर्शाती है? तो बैड शब्द को क्या दर्शा रहा है? 1 दर्शा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। कुछ बर्तन दिए हैं, कुछ बर्तन दिए हैं, सभी दिए पेड़ हैं और कोई पेड़ शाखा नहीं है। अब निष्कर्ष निकाला जा रहा है, कुछ बर्तन शाखाएं हैं, कुछ पेड़ दिए हैं और कुछ शाखाएं दिए हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारा सही होगा वह इसमें केवल निष्कर्ष हमारा 2 निकलेगा कि कुछ पेड़ दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51। अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस पोजीशन पे था? तो भारत जो है इसमें 2021 में जो जारी किया गया सूची उसमें भारत जो है 142वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है, मार्च 2021 में संपन्न रोड सेफ्टी वर्ल्ड T20 सीरीज 2020-21 का खिताब किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है इंडिया लीजेंड्स ने। आइए क्वेश्चन नंबर 53 में 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 30वां बिहारी पुरस्कार मिला है मोहन कृष्ण वोहरा को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54। अप्रैल 2021 में वितरण 93वें वार्षिक अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह किसे मिला है? नो मैन लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। यदि 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस वेरिएंट B161.7.2 का क्या नाम रखा है? तो इसका नाम रखा गया है कप्पा। क्वेश्चन नंबर नहीं, इसका नाम कप्पा नहीं है, कप्पा तो आने वाला है अभी हो, इसका नाम हो गया क्या? डेल्टा। ये जो कोड है वेरिएंट B.1.617.2 यह हो है डेल्टा। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका ऑप्शन याद रखिएगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जो होगा वह होगा बी, डेल्टा वेरिएंट है ये। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में यह है, जून 2021 में भारत के महान एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उन्हें पद्मश्री कब मिला था? 1959 में इन्हें पद्मश्री मिला था। ठीक है, चलिए मई 2021 में किस उर्वरक कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया गया है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 58 में मैत्री सेतु किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो मैत्री सेतु जो बनाया जा रहा है वह फेनी नदी पर बनाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह फेनी नदी पर बनाया जा रहा है। 58। क्वेश्चन नंबर 59 में दिसंबर 2020 में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने हरियाणा में आयोजित होने वाले चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को शामिल करने हेतु मंजूरी नहीं दी है? तो कौन से खेल को मंजूरी नहीं मिली है? यह मिला है गंजिफा को। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। दिसंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना स्थित है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 ये है कि निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? लोधी गार्डन्स को पहले क्या जाना जाता था? द लेडी विलिंगटन पार्क, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
चलिए, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम एक जो है ड्रामा है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? एक ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 62 को बड़े ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो जो है बुकर पुरस्कार जो होता है यह उपन्यास के दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने अक्टूबर 2 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसने घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को क्या घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 65। क्वेश्चन नंबर 66, मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो किस देश की राजधानी है? तो मपूतो जो है ये मोजाम्बिक की राजधानी है। मपूतो मोजाम्बिक की राजधानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? 67 में लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ऑप्शन नंबर डी। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह बात किसने कहा था? यह बात कहा था मार्क्स ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसके अनुसार? मार्क्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 69, किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वह कितने हो सकते हैं? कम से कम 60 सदस्य होंगे विधानसभा के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका की जो पहली महिला राष्ट्रपति श्रीलंका की हैं वह है चंद्रिका कुमार तुंगा। क्वेश्चन नंबर 71, ये हिंदी का एक पैसेज है और हम लोग पढ़ेंगे। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान के अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रार्थ बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूँकि ऐसे शस्त्रार्थ प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। शस्त्रार्थों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्रार्थ बन गए, जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के लिए मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा जा रहा है, इस गद्यांश का मूल कथन क्या है? तो इस गद्यांश का जो मूल कथन है वह निशस्त्रीकरण और विश्व की शांति। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछ रहा है कि भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रार्थों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो यह किसने दी है? अमेरिका की विजय ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो यह कब हुआ? जापान की अजेय शक्ति की पराजय से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रार्थ क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं? पारंपरिक भय के कारण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75 में है, आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं, क्यों? है ना, तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला पैसेज है, कुछ कहा जा रहा हो उससे कहीं महत्वपूर्ण होता है अपनी बात कहने का तरीका। आप कितनी ही जरूरी बात क्यों न कहें, अगर आपकी बात कोई सुने नहीं, महसूस ही न करे, तो उसे कहने का फ़ायदा है क्या? किसी के कहे को सुनने के लिए, उसे महसूस करने के लिए पूरा ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, और वही मिलता था मुझे उस महान संगीतज्ञ बीथोवन के स्वरों द्वारा। पूरा ध्यान। आप पूछ सकते हैं कि आवाजाही और बातचीत के शोर से भरे किसी कमरे के दूसरे छोर पर बैठा कोई बच्चा उन 8 कोमल स्वरों को भला कैसे सुनता होगा? इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। ये स्वर सुन तो वे बच्चे ही पाते थे जो पियानो के बिल्कुल पास खड़े हों और तब उनका स्पर्श
दूसरों को आगाह करता था, पर कुछ ही क्षणों में तेजी से फैलती वह खामोशी है बोलने लगती थी, और जब तक आखिरी स्वर की गूंज खत्म होती सभी बच्चे शांत हो चुके होते थे। वे खामोशियों, वे सन्नाटे याद रहेंगे मुझे, साथ क्या उनके भी कई कई सालों बाद भी। आइए क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा जा रहा है कि लेखिका के अनुसार अपनी बात कहने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बात कहने का तरीका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, संवाद सभी तभी सार्थक होता है जब कहने और सुनने वाले सक्रिय हों, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 में यह है, खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय क्या है। तो खामोशी ही बोलने लगती है से अभिप्राय है कि जब कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलना बंद कर देते हैं तो बाकी बच्चों को पता चल जाता है कि उन्हें भी शांत होना है। यह है ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79, लेखिका के अनुसार 79 में जो सही होगा, एक शिक्षक अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 80, लेखिका के अनुसार संगीत स्वरों को कौन सा बच्चा सुन पाता है। तो कौन सा बच्चा सुन पाता है, तो पियानो के पास खड़ा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए ये पाई चार्ट, ठीक है ना, दंड चार्ट, और इसको रफ में बनाएंगे और अगले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 में है, कितनी पारियों में बल्लेबाज ने औसत रनों से अधिक रन बनाए। तो कितनी पारियों में, 5 पारियों में उसने औसत से अधिक रन बनाए। क्वेश्चन नंबर 82, पारी 1 में बनाए गए रन पारी 5 में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। तो 1 में बनाए गए रन जो है 5 में बनाए गए रन का 138.46% है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रति पारी औसत रन कितना है, प्रति पारी औसत रन कितना है, ऑप्शन नंबर बी 82.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, पहली 5 पारियों के रनों को जोड़ा जाता है तथा उस संख्या को S1 कहा जाता है। आखिरी 5 पारियों के रनों को जोड़ा जाता है तथा उस संख्या को S2 कहा जाता है, तब S2 - S1 का मान कितना होगा। ठीक है ना, तो इसका मान कितना होगा, 71 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, पारी 2 में बनाए गए रन पारी 3 में बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है। तो पारी 2 में बनाए गए रन 3 में बनाए गए रनों का क्या है, 500% है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 के लिए फिर ये चार्ट है, इसको बनाएंगे और हम लोग देखेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा गया, क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोड कितना है। तो क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोड है 61.2 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, अगर कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच कितना अंतर है। तो यह अंतर है 35, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। तो 88 में होगा सी 11/14, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, फुटबॉल से संबंधित केंद्रीय कोण कितना होगा। तो जो फुटबॉल से संबंधित है वह केंद्रीय कोण है 100.8 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, यदि कुल छात्रों की संख्या 1450 है तो फुटबॉल और कबड्डी कितने छात्र खेलेंगे। तो फुटबॉल और कबड्डी खेलेंगे 725 लोग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 के लिए ये पैसेज है, इस चार्ट को बनाएंगे और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में ये कहा गया, 2012 में टाइप सी तथा डी कारों के कुल उत्पादन का 2014 में टाइप ए तथा 2015 में टाइप ई के कुल उत्पादन में अनुपात कितना है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर बनेगा वह आएगा 3:4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92, यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को वृत्त आरेख या पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड या सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना होगा। 92 में होगा डी 81 डिग्री। आते हैं क्वेश्चन नंबर 93, 5 वर्षों के दौरान टाइप ए कारों का औसत उत्पादन 5 वर्षों के दौरान टाइप सी कारों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो इसका क्या होगा, 93 में सी होगा 22.4। आते हैं 94 में, 2015 में टाइप बी और 2016 में टाइप डी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन सभी वर्षों में टाइप ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। तो 94 में हो जाएगा बी 53 होल 1/3।
95 में देखते हैं। 95 में होगा वर्ष 2013 में सभी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन 1000 में कितना था। तो 95 में होगा ए 56.4। फिर ये चार्ट है, इसको बनाएंगे और लास्ट के 5 सवालों के जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 में यह है कि देश ए का वर्ष 2013 तथा 2014 का कुल अधिशेष 000 क्विंटल में यानी कितना है। तो ये कितना है, 96 में हो जाएगा हमारा बी 131, ठीक है ना, 131,000 करोड़, ठीक। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 97 वर्ष सी का 4 वर्ष की अवधि के अंत में भंडार क्विंटल में कितना है। तो 97 में जो होगा हमारा होगा सी 6,826,000 क्विंटल। 98 में देखेंगे वर्ष दिए गए 4 वर्षों में देश सी की क्रमशः औसत उत्पादन तथा औसत बिक्री में अंतर कितना है, ये भी 1000 क्विंटल में बताना है। तो 98 में क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना, -252.25। फिर 99, क्वेश्चन नंबर 99 हमसे कह रहा है देश बी तथा डी के 4 वर्ष की अवधि में कुल अधिशेष के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि डी का अधिशेष ज़्यादा है बी के अधिशेष से, ऑप्शन नंबर बी। और आखिरी सवाल ये है कि देश बी का वर्ष 2012 तथा 2013 का अधिशेष 1000 क्विंटल में कितना है। तो यह कितना है, -1057,000 क्विंटल। इस तरह से हम लोगों ने घटना चक्र टो सीरीज से 9 क्वेश्चन पेपर अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। आखिरी क्वेश्चन पेपर कुछ ही देर में आ रहा है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।